Hello, friends. A very good morning to all of you. So, without any further ado, let's start our Prudence Booster series. तो पहला हमारा टॉपिक है हैदराबाद रेन्स. आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली लास्ट वीक बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुआ है इस रीजन में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में. और हैदराबाद ने अपने पूरे लाइफ टाइम में सबसे ज़्यादा रेनिएस्ट डे देखा है पिछले हफ्ते. इन द मतलब पिछले 117 साल में सबसे ज़्यादा रेन इस हैदराबाद में हुई है पिछले जो लास्ट वीक वाली रेन में. तो अब देखते हैं कि ये रेन जो थी वो इतनी सिवियर क्यों थी, क्या इसके इश्यूज थे, क्या मतलब कारण थे कि इतना ज़्यादा सिवियर एक साइक्लोनिक स्टॉर्म बन गया था ये यहाँ पे. तो पहला तो इसका देखते हैं कि ये एमर्ज कहाँ से हुआ था. ये सबसे पहले देखते हैं कि बे ऑफ बंगाल से एमर्ज हुआ. फिर ये लैंडवर्ड जब शिफ्ट किया तो इन स्टेट्स में से निकला आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और महाराष्ट्र. तो जब यहाँ से निकला और ये एंड में जब थोड़ा वीक हो गया है इन स्टेट्स में से निकलने पे. आपको पता होगा आपको कि जब ये साइक्लोन्स जो होते हैं ये लैंडफॉल पे आते हैं, जब ये अपना लैंड पे आते हैं तो ये वीक हो जाते हैं. लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम था कि ये लैंड पर आके भी बहुत ज़्यादा वीक नहीं हुआ. वीक हुआ, बट ये भी रीज़न मैं आपको बताता हूँ मैं अभी कि क्यों वीक उतना ज़्यादा नहीं हुआ ये लैंड पे आके. और ये जब लैंड से आके दोबारा आगे अरेबियन सी में गया तो फिर दोबारा इंटेंसिफाई हो गया ये. तो अब ये रीज़न देखते हैं हम सारे कि सिवियर क्यों था. पहली बात तो कि जो ये रीजन है हमारा पेनिनसुलर इंडिया वाला, यहाँ पर मानसून की रेंज ना बहुत ज़्यादा हुई थी. तो उसकी वजह से वहाँ की जो सॉइल है उसमें बहुत मॉइस्चर का कंटेंट था. ठीक है. और जो वहाँ पर नीचे मतलब लैंड के पास जो मतलब लोअर एटमॉस्फेयर में लो प्रेशर जनरेट हुआ हुआ था. अ, मतलब जो इस जो आपने यहाँ पे टर्म लिखी है ना, वर्टिकल विंड शेयर, इसका मतलब कि डिफरेंस क्या होता है अपर एटमॉस्फेयर और लोअर एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेशर का डिफरेंस है वो जो था उसने वो नीचे हमारा जो लोअर एटमॉस्फेयर था उसमें लो प्रेशर बना हुआ था. तो जहाँ पे लो प्रेशर बना है वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, आपने सुना होगा ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा कि वहाँ पर जो है क्लाउड्स जो है वो रेन ज़्यादा करते हैं. उस जगह पे क्लाउड्स आके उस प्रेशर वहाँ पर हाई प्रेशर जनरेट होता है और रेन्स होने लग जाती हैं. तो यहाँ पर वर्टिकल विंड शेयर जो ये डिफरेंस है जो हमारे अपर एटमॉस्फेयर के एयर प्रेशर का और लोअर एटमॉस्फेयर के एयर प्रेशर का वो बहुत ज़्यादा था. तो ऊपर हाई प्रेशर बना, नीचे लो प्रेशर है, तो बहुत ज़्यादा बारिश होती रही वहाँ पर. तो ये कह रहे हैं कि क्या ये एक यूनिक फिनोमेना है. नहीं, ये यूनिक फिनोमेना नहीं है. अक्टूबर दिसंबर के टाइम पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स वैसे भी आते हैं. ऑलमोस्ट 4 साइक्लोन्स आउट ऑफ 5 साइक्लोन्स दैट कम इन 1 year. All of them mostly cover this region in October and December. तो वो कह रहे हैं कि ये कोई नवी बात नहीं है, ये इसी टाइम पर सबसे ज़्यादा साइक्लोन्स इस एरिया में आते हैं. तो ये भी स्टॉर्म जो थी वो एक साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है उसने इस रीजन को अफेक्ट किया इस टाइम पर. ठीक है. अब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक देखते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020. अब इसमें ना एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन आया है कि इंडिया जो है उसमें हाईएस्ट प्रेवलेंस है वेस्टेड चिल्ड्रन की. मतलब अंडर 5 years ओल्ड जो है उसमें वेस्टेड चिल्ड्रन कौन होते हैं, जिनकी हाइट के हिसाब से वेट बहुत कम रह जाता है. ठीक है. लो वेट फॉर हाइट, वो होते हैं चाइल्ड वेस्टेड. मतलब कि उनकी हाइट जितनी है उसके हिसाब से इतना उनका वेट होना चाहिए, उतना नहीं है, उससे कम है. तो कह रहे हैं कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो वेस्टेड चिल्ड्रन है 5 साल से नीचे के वो इंडिया में है. तो ये एक बहुत ही हमारे लिए एक शर्म की बात है, हमारे को बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे लिए. हमें अपने नरिशमेंट स्ट्रेटजीज़ को कैसे अब और रीओरिएंट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे को ये हंगर का जो ये प्रेवलेंस हमारे इंडिया में है इसको एलिमिनेट करना है. तो अब इसमें थोड़ी फाइंडिंग्स देख लेते हैं. वो कहते हैं कि इंडिया जो है वो 94th रैंक पे है 107 कंट्रीज़ में टोटल. तो और इवन बांग्लादेश और पाकिस्तान भी हमसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस चीज़ में. ठीक है. तो जैसा मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड में वर्स्ट है हमारा चाइल्ड वेस्टिंग, जो मतलब जो लो वेट फॉर हाइट. ठीक है. मतलब एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन हमारे बच्चे हैं जो चिल्ड्रन हैं 5 साल से नीचे के. और जो चाइल्ड स्टंटिंग है
लो हाइट फॉर एज, ये एक्चुअली इम्प्रूव हुई है पिछले कुछ सालों से, पिछले 2 डेकेड्स में इम्प्रूव हुई है। 54% होती थी पहले 2000 में, लेकिन अब ये 35% पे आ गई है। ठीक है, तो ये पिछले 10 साल में हमारी इम्प्रूव हुई है। ये हमारी जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट्स होते हैं वो भी इम्प्रूव हुए हैं, और अंडर नरिशमेंट जो है वो भी इम्प्रूव हुई है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न सिर्फ चाइल्ड वेस्टिंग ही है। ठीक है, तो उसको हमको इम्प्रूव करने के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स है क्या। इसको कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हेल्थ बनाते हैं, ये जॉइंटली पब्लिश करते हैं। इसको इसको 2006 से पब्लिश किया जा रहा है, हर अक्टूबर में, हर ईयर ये अक्टूबर में रिलीज़ की जाती है रिपोर्ट। ठीक है, इसमें 4 पैरामीटर्स लिए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अंडर नरिशमेंट में भी इंडिया इम्प्रूव कर रहा है, चाइल्ड स्टंटिंग में भी इंडिया ने इम्प्रूव किया, चाइल्ड मोर्टेलिटी में भी इंडिया ने इम्प्रूव किया, लेकिन चाइल्ड वेस्टिंग हमारे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अब इसको आपको याद रखना है कि चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग, ये जो दो टर्म्स है, इसमें डिफरेंस क्या होता है। वेस्टिंग मतलब क्या होता है कि लो वेट फॉर हाइट, कम वेट है लेकिन हाइट के हिसाब से वेट कम रह गया, तो वो वेस्टिंग हुई है। स्टंटिंग क्या हुई है कि जितनी एज के हिसाब से जितनी हाइट होनी चाहिए वो कम है। ठीक है, तो स्टंटिंग तो हमारी ठीक हो गई है, थोड़ी इम्प्रूव हुई है, मतलब ठीक तो नहीं हुई है बट इम्प्रूव हो गई है एज़ कम्पेयर टू द पास्ट। बट हमारे लिए वेस्टिंग का कंसर्न बहुत बड़ा एक इशू बना हुआ है अभी भी। तो उसके रीजंस क्या है हंगर के इंडिया में। जेंडर इनइक्वालिटी, विमेन जो है ना वो हमारे सोसाइटी में जनरली क्या करती हैं कि जब मेन खाना खा लेते हैं उसके बाद वो खाना खाती हैं, तो वो जो टाइम गैप आता है और जो बचा खाना खाने की जो उनकी आदत है, जो मतलब नरिश्ड फूड उनको नहीं मिल पाता है, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। और चाइल्ड की अंडर न्यूट्रिशन, इस पर भी बहुत डिपेंड करती है कि जो मदर है उसकी डाइट प्रेगनेंसी के टाइम पर कैसी थी। और तो वो अगर अच्छी नहीं मिलती डाइट हमारे मदर को, तो वो हम जो चिल्ड्रन है उनके ऊपर डायरेक्टली अफेक्ट करेगी वो अनबॉर्न चाइल्ड को। ठीक है, और इवन आफ्टर द बर्थ द चाइल्ड विल फेस मैनी इश्यूज इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग, और ये नरिशमेंट की जितनी भी हमारी जो ये पैरामीटर्स हैं इन सबको अफेक्ट करेंगी वो अगर वो मदर ने डाइट ठीक नहीं दी हुई प्रेगनेंसी के टाइम पर। दूसरा एक और इशू हमारे लिए कि फूड सिक्योरिटी हमारी कैसे अच्छी हो सकती है जब हमारा 30% फूड जो है ऑलमोस्ट वेस्ट जाता है, और इतने लोग जो है खाना वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को खाना मिलता नहीं है, और दूसरी तरफ हम ऑलमोस्ट 30% वो फूड है उसको वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वो अब उसके लिए करना क्या क्या चाहिए। गवर्नमेंट को ना जो अपनी पॉलिसीज़ बनाती है हंगर को कैटर करने के लिए, उसके अंदर स्मॉल फार्मर्स, फार्म लेबर और अर्बन पुअर का भी ध्यान रखना चाहिए कि उनकी क्या तकलीफ़ें हैं, उनको भी अपनी पॉलिसीज़ में एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर मानकर चलना चाहिए। ठीक है, अब गवर्नमेंट जो है कि रियलिटी देखनी चाहिए उनको, ग्राउंड पर क्या चल रही है, लोगों की क्रिटिसिज्म उनके इसके खिलाफ क्या है, और पुरानी गलतियों से सीखना चाहिए कि कैसे इन चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है। अपने कुछ भी उनके इंडिकेटर होने चाहिए, गवर्नमेंट के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होने चाहिए, ताकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं हमारे, जो एलिमिनेशन ऑफ हंगर जो है उसको अचीव करने में हमारे को हेल्प हो सके। ठीक है, एजुकेशन जो है वो क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एजुकेशन के थ्रू ही हम मीनिंगफुल न्यूट्रिशन और हेल्थ केयर जो सोसाइटी में हम ला सकते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यू स्टार्ट ट्रीटी। अब ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि हम इसको 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर देते हैं, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो ये 2021 में एक्सपायर हो जाएगी, और अगर 2021 में एक्सपायर होनी है तो उसके पीछे पहले हमको कुछ ना कुछ नेगोशिएट करना पड़ेगा। तो उस नेगोशिएशन के लिए हमको 1 साल इसको और एक्सटेंड कर देना चाहिए, ताकि हमारे को इनफ टाइम मिल जाए यूएस और रशिया को ये डिस्कस करने के लिए इस ट्रीटी को, एक्सटेंशन को। ठीक है, अब ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी क्यों कहते हैं, क्योंकि स्टार्ट वन ट्रीटी जो थी वो 1991 में आई थी। 1991 से लेके 2009 तक की उसकी वैलिडिटी थी। फिर 2010 में ये ट्रीटी आई है जिसकी वैलिडिटी 2021 तक की है। अब 2021 से आगे की जो ट्रीटी, जो मतलब थर्ड पार्ट आना है इसका, उसके लिए ही वो प्रेसिडेंट पुतिन कह रहे हैं कि इसको 1 साल एक्सटेंड कर देते हैं ताकि हम नेगोशिएट कर पाएँ। ठीक है, अब ये ट्रीटी है क्या कि जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स है ना रशिया और यूएस के बीच में, उनको लिमिट करने के लिए उन्होंने ट्रीटी साइन की है कि हम मिनिमम अपने पास रखें
तो कितने रखने की बात हुई है? 1550 न्यूक्लियर वॉरहेड्स और 700 मिसाइल्स और बॉम्बर्स, जो कि न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल्स और बॉम्बर्स हैं, उसको हमको कम करके रखना है अपने पास, इतने नंबर तक लिमिट मेंटेन करके रखनी है। ठीक है, अब ये उस टाइम पे 2010 में प्रेसिडेंट बराक ओबामा और रशियन प्रेसिडेंट मित्री मेदवेदेव के बीच में साइन हुई थी ये ट्रीटी। अब ये इसकी रिन्यूअल की बात आ रही है, तो इसलिए एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। अब इंडिया ने ना लेज़र गाइडेड वर्जन ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल टेस्ट किया है अभी। उसका भी नाम नहीं कुछ रखा है उन्होंने, डीआरडीओ ने या हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। अब हम देखते हैं कि ये लेज़र गाइडेड वर्जन है क्या और ये क्या होता है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल क्या होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं आपको कि जब वर्ल्ड वॉर वन हुई तो उन्होंने रियलाइज़ किया जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस थी कि हमको कुछ ऐसा चाहिए जो कि हमारे एनिमी टैंक को अटैक कर सके और उसको बर्बाद कर सके। ठीक है, लेकिन वर्ल्ड वॉर टू जब आई ना, तभी कुछ ऐसी मिसाइल्स डेवलप हो पाई जो कि आर्मर्ड व्हीकल्स होते थे, जैसे जो आर्मर्ड व्हीकल्स थे जैसे जो टैंक्स वगैरह, उनको स्ट्राइक कर पाती थी। ये ऐसे मिसाइल्स बनाई गई वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पर। ठीक है, इंडियन आर्मी जो है वो जनरली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स जो है उसको इम्पोर्ट करती है, बट डीआरडीओ इस पे वर्क कर रही थी ताकि हमको इम्पोर्ट ना करना पड़े, हम अपने आप इसमें आत्मनिर्भर बन सकें। इसलिए इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, अब ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था वो हमारे जो एपीजे अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, उनके लीडरशिप में 1982 में शुरू किया गया था। तो इसके अंदर तरह तरह की आपने मिसाइल्स सुनी होंगी, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग, और अब जो ये रिसेंटली टेस्ट हो रही है ये भी इसी का ही एक पार्ट होगी। वैसे ये जो हमारा प्रोग्राम है IGMDP, ये 1982 में शुरू हुआ था और 2008 में इसको इंडिया ने अचीव कर लिया, इस प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया है। अब इसमें हमने जितनी चीज़ें बनानी थी वो बना ली हैं। उसी का जो ये लास्ट वर्जन जो हमारे एक लास्ट ऑब्जेक्टिव था वो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो अभी जो 2018 में हमने उसी का एक लास्ट वर्जन आप लगा लो कि नाग मिसाइल, जिसको हमने नाम रखा है ATGM, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, नाग वर्जन हमने 2018 में टेस्ट किया था। ठीक है, अब ये जो है 2020 में ये वाला जो लेज़र गाइडेड वर्जन है इसकी टेस्ट हुआ है। अब इसका नाम अभी नहीं रखा गया, ये कुछ दिनों में साफ़ हो जाएगा कि इसका नाम है क्या। ठीक है, अब होते क्या है ये लेज़र गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। अब एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल तो आपको पता लग गया ना कि टैंक को टारगेट करने के लिए जो मिसाइल्स बनाए जाते हैं ताकि टैंक्स को हम डिस्ट्रॉय कर सकें। लेकिन लेज़र गाइडेड क्या होते हैं? ठीक है, जनरली जो टैंक्स को टारगेट करने के लिए ना डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल्स से छोड़े जाते हैं। तो ये जो लेज़र गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ये एक टैंक से ही दूसरे टैंक को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो बाकी जो मिसाइल्स हैं वो तो कोई ट्रक से जाएगा या किसी सरफेस से मारा जाएगा उसको। ये वाला जो मिसाइल है ये हमारे टैंक्स पे ही डिप्लॉय होगा और दूसरे टैंक जो एनिमी टैंक है उसको टारगेट करेगा। ठीक है, ये इसकी जो रेंज है वो 1.5 से 5 किलोमीटर के बीच है। मतलब कि जब वॉर हो रही है, जैसे अगर इंडिया और चाइना की वॉर हो रही है, तो उनके सामने जब टैंक आ रहे हैं और हमारे सामने टैंक आ रहे हैं, तो हमारे टैंक से एक लेज़र के थ्रू उसको गाइड किया जाएगा और उसको अटैक किया जाएगा उस टैंक को, जो हमारे एनिमी टैंक को। तो इसलिए इसका नाम रखा है लेज़र गाइडेड एंटी टैंक गाइडिंग मिसाइल्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि क्योंकि जो सामने वाला एनिमी टैंक है वो उसके पास भी प्रोटेक्टेड आर्मर होगी कि वो अपने टैंक को भी प्रोटेक्ट कर रही होगी, जो उसकी आर्मर की उसको किसी तरह का मिसाइल न अटैक कर पाए। इसलिए ये अलग अलग तरह से, सिर्फ एक ही डेटोनेशन नहीं है, सिर्फ एक ही मिसाइल नहीं जाएगी, अलग अलग तरह से उस टैंक को टारगेट करेगा, हर तरह से हर जगह से उसको टारगेट करने के ट्राई करेगा, ताकि जितनी भी उसकी आर्मर्ड जो उसकी व्हीकल की, मतलब जो टैंक की उसकी जितनी भी आर्मरी है उस सबको वो बाईपास करके उसको टैंक को अटैक कर सके। ठीक है, जो ये मिसाइल है अभी जो करंटली, वो हमारे इंडिया के जो मेन बैटल टैंक है हमारा अर्जुन, जिसका नाम है, उसके थ्रू टेस्ट किया जा रहा है अभी ये। ठीक है, तो जब ये टेस्ट सक्सेसफुल हो जाएंगे, मतलब हमारे को ये बैटल रेडी हो जाएंगे, तो इसका नाम भी रख दिया जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंस तो आपको पता ही है कि
क्योंकि ये जो कन्वेंशनल डिफेंसेस हैं हमारे, जो टैंक वगैरह, इन सबको ये पेयर्स कर देगा, तो इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, और वो भी लेज़र गाइडेड मिसाइल, क्योंकि इसकी प्रिसीजन बहुत बहुत ही एक्यूरेट है। तो ये हमारे लिए जो वॉर ग्राउंड है उस पर बहुत हेल्पफुल हो जाता है, ठीक है। और ये हिट द ये इसकी एक और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि एनिमी टैंक को ये बहुत ही अच्छा क्लियर शॉट लेता है ये, तो क्योंकि ये लेज़र गाइडेड है तो बहुत ही प्रिसीजन से स्ट्राइक करेगा, तो इसलिए इसकी आर्म्ड वॉरफेयर में बहुत अच्छी कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंडियाज़ फर्स्ट सी एरोप्लेन प्रोजेक्ट। अब ये जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ये 31 अक्टूबर को इंडिया का पहला सी एरोप्लेन प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। अब ये प्रीलिम्स के लिए आप याद रखना कि साबरमती रिवर जो है अहमदाबाद, वहाँ से लेकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, मतलब केवाड़िया डिस्ट्रिक्ट, केवाड़िया में, मतलब नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में, इसको ये जो है इस एरोप्लेन, सी एरोप्लेन, इसको कनेक्ट करेगा, ठीक है। अब इंडिया का पहला सी एरोप्लेन प्रोजेक्ट क्या है कि ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने निकाला था, और उन्होंने बहुत सारी स्टेट्स को बोला था कि आप प्रपोजल्स दो कि आप सी एरोप्लेन चलाना चाहते हो कि नहीं। तो इन सारी स्टेट्स में से गुजरात ने प्रोजेक्ट को अपना प्रपोज़ल दिया, और गुजरात के प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया गया, और ये प्रोजेक्ट जो है ये अब इनॉग्रेट हो रहा है 31 अक्टूबर को। सी प्लेन आपको पता है कि फिक्स्ड विंग एरोप्लेन होता है, डिज़ाइन जो होता है कि वो पानी में ही चल सके, और पानी में से ही टेक ऑफ हो सके, और पानी में ही लैंड कर सके, ठीक है। ये दो तरह के होते हैं। पहला फ्लाइंग बोट्स। अब फ्लाइंग बोट आपको मैं दिखा देता हूँ। ये है हमारा फ्लाइंग बोट की एक बोट ही है, समझ लो, जैसे कि ये दिख रहा है आपको, एक तरह से यहाँ भी देख सकते हो कि एक तरह से ये बोट है जो कि उड़ती है, जिसके विंग्स हैं, ठीक है। तो आपको याद रखने के लिए हो जाएगा कि फ्लाइंग बोट ये है, ठीक है। और दूसरा हमारा होता है फ्लोट बोट, फ्लोट प्लेन। अब फ्लोट प्लेन क्या होता है कि जिसके आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, जिसके नीचे ये ऐसे विंग्स लगे होते हैं, ठीक है, जिसके नीचे दो ये बोट्स जैसी सी, या दो दो विंग्स जैसे से लगे होते हैं, इसको कहते हैं फ्लोट प्लेन, क्योंकि ये तैर सकता है पानी के ऊपर, ठीक है, इसलिए इसका नाम है फ्लोट प्लेन। तो ये हमारे लिए मोस्टली, वैसे आपको मैंने बता दिया, इट वाज नॉट टू इम्पॉर्टेंट कि आपको डिफरेंस पता हो, बट फ्लाइंग बोट्स और फ्लोट प्लेन्स अगर आपसे पूछे कि क्या है, यूपीएससी में आपके प्रीलिम्स में अगर ये क्वेश्चन पूछे, तो ये टाइप्स ऑफ सी प्लेन है। और सबसे पहला हमारा फर्स्ट सी एरोप्लेन प्रोजेक्ट जो है वो हमारा गुजरात स्टेट में लॉन्च हुआ है, और साबरमती रिवर को से ये चलेगा, अहमदाबाद से नर्मदा डिस्ट्रिक्ट तक, मतलब स्टैचू ऑफ यूनिटी तक ये जाएगा, ठीक है। दूसरा, अब हमारा लास्ट टॉपिक है स्लाइनेक्स 2020। अब ये मेरी टाइम एक्सरसाइज है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, दोनों की नेवी के बीच में, और ये अभी रिसेंटली हेल्ड की गई है, अभी वैसे ये ऑन गोइंग ही है। तो ये हमारे लिए प्रीलिम्स के फैक्ट्स में इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये आज के हमारे टॉपिक्स थे। आज का मैं आपको स्पेसिफिकली बता दूं कि ये हमारे जो एडिटोरियल्स हैं, इनको पढ़ना आप मत भूलना, ये बहुत अच्छे एडिटोरियल्स आए हैं। और एक इसमें ये टॉपिक है टैक्सिंग एग्रीकल्चरल इनकम। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये बहुत न्यूज़ में भी आ सकता है, शायद आपको इस बार मेंस में भी देखने को मिले कि क्या हमको एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चर पर क्वेश्चंस वैसे भी आपने प्रीलिम्स में देखा है कि बहुत आ रहे हैं। और ये इशू भी चल रहा है कि जो सुपर रिच फार्मर्स हैं वो टैक्स को इवेड कर देते हैं और अपनी ब्लैक मनी को एग्रीकल्चर इनकम में डाल देते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर पे कोई टैक्स नहीं है, तो इसलिए टैक्सिंग एग्रीकल्चर इनकम, इस पर अलग अलग रिपोर्ट कमेटीज़ ने क्या रिपोर्ट दी हैं, क्या सजेशंस दी हैं, ये आर्टिकल में पूरा डिस्कस किया गया है। ये हमारा EPW मैगज़ीन, मतलब इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली जो मैगज़ीन आती है, उसमें आर्टिकल आया था, तो इसको कवर किया है हमने। प्लीज़ रीड दिस, और हो सके तो इसको सेव भी करके रखना, आपको ये आगे बहुत हेल्पफुल होगा। ये एक तरह से वन स्टॉप शॉप है आपके लिए, ये वाला आर्टिकल इस पूरे टॉपिक का, ठीक है। और ये चाइना का स्टांस UNSC में इंडिया के अगेंस्ट क्या रहा है, उसका शुरू से बैकग्राउंड क्या क्या अप्रोच रही है शुरू से इंडिया की, और चाइना ने उसको कैसे हमारे को रिप्लाई दिया है, और क्या क्या हमारे को इश्यूज़ करता है UN में, ये सब डिस्कस किया। तो प्लीज़ ये एडिटोरियल्स आप ज़रूर पढ़ लेना हमारे आज की PDF में, जो कि आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो गुड बाय फ्रेंड्स, वील मीट नेक्स्ट टाइम, until then, thank you so much and take care.